वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम रिसोर्स और विकास के विषय पढ़ेंगे, जिसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। रिसोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, चलो समझते हैं। रिसोर्स दोस्तों उसे कहते हैं जो प्राकृतिक में उपलब्ध होता है, उसके बाद जो मानव जाति का आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, जो हमारे पास तकनीक होती है उसके द्वारा हम उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो एक आर्थिक रूप से संभाव्य होता है, जिसे आर्थिक व्यवहार कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई संसाधन हमको एक निश्चित रुपए पैसे में जैसे उसको प्राप्त करना है, जैसे बहुत ज़्यादा उस पर खर्च ना हो, जो हमारे लिए एक तरह से व्यवहार में हो। उसके बाद जिसे हम परंपरागत या सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, उसे संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में संसाधन होते हैं वहाँ पे उसका भी उस राज्य या उस क्षेत्र का विकास या उस देश या उस महाद्वीप का विकास अच्छी तरह से भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ देश या राज्य हैं, कुछ स्थान हैं, वहाँ पे संसाधन तो बहुत है, लेकिन उसके लिए एक पर्याप्त या नई तकनीकी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वहाँ पे उतने ज़्यादा संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता। उस एरिया का विकास, उस क्षेत्र का या एरिया का विकास नहीं हुआ है। दोस्तों, चलो संसाधन को समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसे मैं संसाधन हिंदी में भी लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। संसाधन और विकास। हमारे इंग्लिश वाले दोस्त इसे इंग्लिश में समझेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, संसाधन को चलो समझने की कोशिश करते हैं। संसाधन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? एक उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होता है, उत्पत्ति के आधार पर जिसमें दो आते हैं, जैसे जैव और अजैव। दोस्तों, इसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर इंग्लिश वाले दोस्त इसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसके आधार पर जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मीन्स होता है दोस्तों जैव, नॉन बायोलॉजिकल मीन्स होता है अजैव। दोस्तों, जैव मीन्स क्या होता है? जैव मीन्स होता है दोस्तों जिसमें जीव होता है, जो जीव से संबंधित, उसे जैव कहा जाता है। जो जीव से संबंधित नहीं होता है उसे अजैव कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जैव में आ गया, जैसे अपना आप लोग जानते होंगे, जैसे कोयला हो गया, कोयला है या खनिज तेल है। दोस्तों, कोयला या खनिज तेल है, बहुत वर्षों पहले पेड़ या जीवों के मर जाने से जो नीचे दब गए थे, उसके परिणाम स्वरूप अब कोयला या खनिज तेल की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन अजैव में जैसे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें दोस्तों अजैव मीन्स होता है जिसमें जीव या जीवन नहीं होता। इसमें पवन हो गया, पवन मीन्स दोस्तों हवा होती है, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? अजैव है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं संसाधन को समाप्यता के आधार पर।
दोस्तों मैं इंग्लिश वाले साथियों को बताना चाहूँगा, इसकी इंग्लिश होती है ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिवर, जिसे कहा जाता है समाप्तता के आधार पर। इसका देखने की कोशिश करते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं दोस्तों नवीकरणीय, नवीकरणीय होता है, जिसे इंग्लिश में रिन्यूएबल कहा जाता है। एक अनवीकरणीय होता है, जिसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। दोस्तों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, जिसे हिंदी में नवीकरणीय एंड दूसरा है अनवीकरणीय। चलो दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है, जिसे हम एक बार या किसी या भौतिक या रासायनिक तरीके से इसको फिर से परिवर्तित कर सकें, उसका फिर से उपयोग कर सकें, उसे नवीकरणीय कहा जाता है। लेकिन भौतिक या किसी भी तरीके से जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। दोस्तों अनवीकरणीय में जैसे दोस्तों हमारे पास कोयला या पेट्रोल है, एक बार इसका जब हमारे यहाँ में दोस्तों होता, समझने की कोशिश कीजिए, धरती पर जब जैसे कोयला या पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसे बनने में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत में आप लोग जानते हैं पवन हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, जैसे सोलर एनर्जी, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों ये दोस्तों हम इसे तकनीक के माध्यम से इसे रिन्यूएबल कर सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं। दोस्तों और नवीकरणीय के हम उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। टाइड एनर्जी हो गया, जिसे टाइड एनर्जी दोस्तों जिसे हिंदी में दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा हो गया दोस्तों। ये सब जैसे दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, जिसे दोस्तों हिंदी में पनबिजली कहा जाता है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों अनवीकरणीय में आप लोग जैसे जानते हैं कोयला हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोयला या पेट्रोलियम, आप लोग जानिए, यही सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें दोस्तों आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में एक होता है व्यक्तिगत मीन्स होता है दोस्त किसी एक पर्सनल व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्तिगत हो गया। उसके बाद दोस्तों सामुदायिक होता है, सामुदायिक हो गया। उसके बाद दोस्तों एक राष्ट्रीय होता है,
एक राष्ट्रीय होता है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं व्यक्तिगत कैसे हो सकता है। दोस्तों जैसे कंपनी हो गया, कुछ हो गया, किसी की खेत है, वो एक तरह का व्यक्तिगत है। उसके बाद जैसे दोस्तों सामुदायिक उदाहरण है जिसमें आता है शमशान घाट हो गया, जैसे कुछ होता है, कुछ क्षेत्र में मंदिर भी बना दिया जाता है, वो भी गांव के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। उसके बाद जैसे दोस्तों पशुचारण क्षेत्र होता है, उस पर भी गांव का अधिकार होता है, जिसे सामुदायिक कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय में आप लोग जानते हैं जो राष्ट्रीय सरकार या किसी देश के राष्ट्रीय सरकार को संबंधित होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ कोयला या बड़ी बड़ी जो है उस पर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन, उस पर नियम कानून लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय में जैसे आप लोग जैसे दोस्तों सुने होंगे हिंद महासागर में भारत 200 मील से आगे वहाँ पे गहरे समुद्र में निकल और मैग्नीज का अपना माइन कर रहा है या खुदाई कर रहा है। इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी कुछ संस्थाएं हैं जिसे रूल एंड रेगुलेशन उसके द्वारा वहाँ पे लागू की जाता है। इसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं, एक और होता है संसाधन विकास के आधार पर। विकास के आधार पर दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें दोस्तों है एक है संभावी, है, एक है विकसित, एक है भंडार, उसके बाद एक है संचित, एक है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं संचित है। दोस्तों संभावी मीन्स होता है किसी चीज का होता है कहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन उसका ओरिजिनल क्या होता है, रियल में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो या आपका कहाँ पे इस समय विकास हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, संभावी कहा जाता है। जैसे आप भविष्य में कहीं दूसरे स्थान पहुंच सकते हो लेकिन वर्तमान में आप यहीं पे स्थिर हो, इसे कहते हैं विकास। या आप जिस स्थान पे भविष्य पहुंच सकते हो उसे कहते हैं संभावी। दोस्तों विकसित उसे कहते हैं जिन संसाधनों का हम पता लगा चुके हैं, इन संसाधन का कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार दोस्तों, भंडार वह होता है जिसका मानव जाति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु हमारे पास जो वर्तमान में तकनीक है हम उसके द्वारा उस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं भंडार। संचित क्या होता है दोस्तों, संचित वह होता है जैसे हमारे पास तकनीक तो है इस संसाधन को उपयोग करने के लिए, लेकिन वर्तमान में हम इसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास उस साइड गुजरात और राजस्थान में तो बहुत सारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा का तो है स्रोत, लेकिन हम वहाँ पे अभी अपना पूरी तरह से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमारे पास उतना ज़्यादा अभी संसाधन नहीं है वहाँ पे यूज करने के लिए। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को जितना मैं बताया हूँ शायद समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों चलो हम देख लेते हैं कोयला की खदानें किस किस राज्य में मुख्य रूप से हैं। यहाँ पे दोस्तों झारखंड है, इस साइड झारखंड स्टेट ऐसा है। झारखंड में दोस्तों
देखने की कोशिश हम करते हैं कौन कौन सी कोयला की मुख्य खदानें हैं। गिरिडीह है दोस्तों, गिरिडीह एक हो गया दोस्तों। उसके बाद सिंह भूमि है, दूसरा दोस्तों सिंहभूम हो गया, ये भी उत्तराखंड ही राज्य में है। दोस्तों चलो हम देख लेते हैं झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं, आपको रिवीजन करवा देते हैं। गिरिडीह हो गया एक, दूसरा सिंहभूम हो गया, तीसरा धनबाद है। दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पे कोई कोयले की खदान नहीं है। चलो देख लेते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में मैं दोस्तों लिख रहा हूँ वेस्ट बंगाल, ऐसे आप समझ जाना पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दो खाने हैं, आसनसोल आसनसोल हो गया दोस्तों, आसनसोल। दूसरी है रानीगंज, रानीगंज। दोस्तों बंगाल में आपको वेस्ट बंगाल में फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक है आसनसोल, दूसरा है रानीगंज। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन सी कोयले की खदान किस राज्य में है। दोस्तों ये आसाम हो गया, मैं दोस्तों इसका पूरा लिख दे रहा हूँ, ये आसाम हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक कोयले की खदान का नाम है लखीमपुर, लखीमपुर हो गया। दूसरा है मकूम, दोस्तों इसी के साथ में हम देख लेते हैं उत्तर पूर्व राज्य में अरुणाचल प्रदेश में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका नाम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है नामरूप, नामरूप। दूसरा है नामचिक, नामचिक। दोस्तों अब हम आते हैं उड़ीसा राज्य में, देख लेते हैं कौन सी खान है। यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही खान महत्वपूर्ण है उड़ीसा राज्य में, इसका नाम है मयूरभंज। चलो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में एक ही खान है महत्वपूर्ण, रायपुर। दोस्तों तमिलनाडु में एक खान है महत्वपूर्ण कोयले की, का नाम है निवेली। निवेली। दोस्तों जितना महत्वपूर्ण खदान थी कोयला की मैंने आपको बता दिया हूँ। चलो देख लेते हैं इसी के साथ में पेट्रोलियम क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे खंपात की खाड़ी में पेट्रोलियम क्षेत्र है, खंपात की खाड़ी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक है मुंबई हाई, बॉम्बे हाई जिसे कहा जाता है। बॉम्बे हाई। दोस्तों ये दोनों अब तटीय क्षेत्र हैं। अब तटीय क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों जो क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ होता है उसे अब तटीय क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश वाले दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा अब तटीय क्षेत्र का इंग्लिश में होता है ऑफशोर, जिसे इंग्लिश में ऑफशोर कहा जाता है। दोस्तों चलो देख लेते हैं
यहाँ पे भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आसाम में जिसका नाम है डिगबोई। दोस्तों आप लोग ऐसे जानिए, यहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में लेकिन इस समय पेट्रोलियम उत्पादन थोड़ी मात्रा में उत्पादन पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे महानदी बेसिन में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम का उत्पादन या गैस का उत्पादन होता है। उसी तरह कावेरी बेसिन में भी इसका उत्पादन होता है पेट्रोलियम और गैस का। दोस्तों मैंने जितना था ये सब पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र या कोयला उत्पादन क्षेत्र मैंने आपको बता दिया हूँ। दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।